चुड़ैल अपने लंबे बाल नदी के पानी में डालते ही उसके बालों में एक के बाद एक मछलियाँ फंसने लगती है। लाल परी ने अपनी जादुई शक्ति से नदी के पानी में एक भंवर पैदा कर दिया। एक समय की बात है जब चुड़ैल और परियां आपस में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन एक दिन हिल्सा मछली को लेकर उनके बीच जबरदस्त झगड़ा हो जाता है। तभी से नदी के उस पार के गांव में परियां रहने लगी और इस पार के गांव में चुड़ैल। नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। परियां हमारे हिस्से की मछली ज्यादा पकड़ रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, चुड़ैल बिल्कुल सही कह रही है, हम ये नहीं मानेंगे। मछलियाँ हमारा पसंदीदा खाना है, तुम क्यों ज्यादा पकड़ोगे? कभी नहीं, हम अपने हिस्से की मछली नदी से पकड़ रही हूँ। तुम भी कोशिश करो, देखना तुम्हें भी मिलेगी। इस नदी की मछलियों पर दोनों गांव का बराबर हक है, जिसे जितनी चाहिए वो उतनी मछली पकड़ सकता है। नदी के दोनों किनारे से चुड़ैल और परियों के बीच जब जोरदार झगड़ा चल रहा था, तभी अचानक आसमान में काले बादल छाकर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अचानक ये बारिश जरूर ये परियों की चाल है, ताकि हम मछली ना पकड़ सके। चलो चुड़ैल, घर वापस चलते हैं। हर बात का इल्जाम हम पर ही क्यों? नाच ना जाने अंगन टेढ़ा। चलो नील परी, हम भी अपने घर चलते हैं। ये कहकर चुड़ैल और परियां अपने अपने घर लौट जाती है। एक दिन दोनों गांव के बीच झगड़े को देखते हुए टूनी चिड़िया उड़कर प्रकृति देवी के पास पहुंचते हैं। हे प्रकृति देवी, दिन ब दिन चुड़ैल और परियों की झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। उन्हें रोकने का कोई ना कोई उपाय कीजिए प्रकृति देवी। हाँ, अब उन्हें रोकना ही पड़ेगा। जो छोटी छोटी बातों पर वो लड़ रही है, उन्हें उनकी गलती समझानी होगी। हाँ प्रकृति देवी, जब भी मैं खाने की तलाश में उन गांव के ऊपर से जाती हूँ, तब देखती हूँ चुड़ैल और परियां हमेशा लड़ते रहते हैं। इसके बाद प्रकृति देवी अपनी मित्र स्वर्ण जलपरी को याद करने लगती है और कुछ ही देर में स्वर्ण जलपरी प्रकृति देवी की नदी में प्रकट होती है। कहिए प्रकृति देवी, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? हाँ स्वर्ण जलपरी, तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद प्रकृति देवी स्वर्ण जलपरी को चुड़ैल और परियों के बारे में सब कुछ बताती है। ठीक है दोस्त, मैं अभी उसी नदी की ओर रवाना होती हूँ जो उन दो गांव के बीच से बहती है। ये कहकर स्वर्ण जलपरी तैरती हुई उन दोनों गांव के बीच की नदी में पहुँच जाती है। चुड़ैल, आज हम परियों से ज्यादा मछली पकड़ेंगे। ले, जल्दी से अपने लंबे बाल नदी के पानी में डाल दे। परियां क्या सोचती हैं? जादू सिर्फ वही जानती है। आज हम जादू से मछली पकड़ेंगे। ये कहते हुए चुड़ैल अपने लंबे बाल नदी के पानी में डालते ही उसके बालों में एक के बाद एक मछलियाँ फंसने लगती है। ये क्या? कोई अपने बालों से मछली पकड़ रहा है और मछलियाँ भी सीधे जाकर बालों में फंस रही है। बाल काफी भारी लग रहे हैं। लगता है बहुत मछली फंसी है। अब बालों को बाहर निकलती हूँ। चुड़ैल ने जब नदी से उसके लंबे बाल बाहर निकाले तो देखा कि उसमें ढेर सारे मछलियाँ फंसी है और ऐसा देख लाल परी। चुड़ैल, अगर मछली पकड़नी है तो ईमानदारी से पकड़ो। ऐसे जादू का गलत इस्तेमाल करके मछली पकड़ना गलत है। हम नदी की मछलियाँ जैसे चाहे वैसे पकड़ सकते हैं। तुम क्या सोचती हो, हम भूत हैं तो हमारे पास शक्ति नहीं? इसी तरह चुड़ैल बाल डुबोकर लगातार मछलियाँ पकड़ती रही और परियों की कांटे में एक भी मछलियाँ नहीं फंसी। लाल परी, अब हमें भी अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल सारी मछली पकड़ लेगी। तुम सही कह रही हो नील परी, अब मैं भी जादुई शक्ति इस्तेमाल करूंगी। ये कहकर लाल परी ने अपनी जादुई शक्ति से नदी के पानी में एक भंवर पैदा कर दिया और उस भंवर से मछलियाँ छलांग लगाकर एक एक करके परियों के किनारे आने लगी।
बाप रे बाप, ये चुड़ैल और परियां मिलकर क्या कर रही है? मुझे अभी कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। ये लोग मछली पकड़ने की प्रतियोगिता में जिस तरह से लगे हैं, इसमें तो यमुना नदी की मछलियों का संतुलन बिगड़ जाएगा। देख रही है चुड़ैल, परियां कैसे जादू से सारे मछलियों को अपने किनारे उठा रही है। तू चिंता मत कर, आज हम परियों को हरा के उनसे ज्यादा मछली पकड़ेंगे। उसी समय नदी के ऊपर सिर उठाती है स्वर्ण जलपरी। तुम सब अभी रुक जाओ। अपने बीच प्रतियोगिता करके नदी की मछलियों को जरूरत से ज्यादा पकड़ रहे हो और सारी मछलियों को बर्बाद कर रहे हो। ये सुनकर चुड़ैल और परियां मछली पकड़ना रोक देती है। फिर चुड़ैल कहती है, हम क्यों मछली पकड़ना रोक दें? ये नदी हमारे गांव के बीच से गुजरी है। हम जितनी चाहे मछलियाँ पकड़ेंगे। इस नदी में अब बहुत कम मछलियाँ बची हैं। जब इस नदी के सारी मछलियाँ खत्म हो जाएगी, तब तुम सब क्या करोगे? नदी की सारी मछलियाँ खत्म हो रही है। हाँ, और सुनो, अगर तुम दोनों गांव मिलकर इस नदी की मछलियों को खाना देकर उनका पालन पोषण करके संख्या में बढ़ा सकते हो तो मैं स्वर्ण जलपरी तुम सबसे वादा करती हूँ, मैं ऐसा एक जादुई फल की पौधा तुम्हें उपहार दूंगी। उस पेड़ का फल जब भी किसी स्वादिष्ट खाने के बारे में सोचकर खाओगे, तब खाना तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। ये कहकर स्वर्ण जलपरी नदी में डुबकी लगाकर चली जाती है और दोनों गांव की चुड़ैल और परियां फिर से मिलजुल कर रहने लगती है। इसके बाद से वो मछलियों को खाना खिलाकर उनका पालन पोषण करने लगती है। जलपथ से तैरते हुए जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि नदी के नीचे चारों ओर स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण आभूषण बिखरे पड़े हैं और कहीं कहीं तो ढेर बन के पड़े हैं। जलपरी मणिमाला, देखो यहाँ नदी के नीचे कितने सारे स्वर्ण मुद्राएं और खजाना पड़े हैं। लगता है हम वो पिशाचिनी के उदक नगरी में आ गए हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है। अब चलो हम पानी के ऊपर जाते हैं। फिर जैसे ही मणिमाला, जलपरी और रत्नकुमार नदी के पानी से सिर उठा के देखा कि वो एक मायावी राज्य में आ गए हैं, जहाँ आसपास के पेड़ों पर सुंदर फूल खिले हुए हैं, तितलियाँ उड़ रही है और मीठी सुगंधित हवा बह रही है। मणिमाला, क्या तुम्हें भी कुछ जलने की गंध मिल रही है? हाँ रत्नकुमार, मुझे भी गंध मिल रही है। यहाँ का वातावरण इतना सुंदर होने के बाद भी जलने की गंध क्यों आ रही है? चलो हम थोड़ा और आगे जाकर देखते हैं। वो फिर से पानी में डुबकी लगा के थोड़ा और आगे जाके देखा। रत्नकुमार, यहाँ पर भी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब कुछ तो ठीक ठाक है। ऐसे नहीं चलेगा मणिमाला, चलो हम मानव रूप धारण करके स्थल भाग में घूमकर थोड़ा देखते हैं, नहीं तो हमें इस नगरी के असली रहस्य के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद वो मानव रूप धारण करके उस मायावी उदक नगरी के रास्ते पर चलने लगते हैं और कुछ दूर चलने के बाद रत्नकुमार, देखो उस तरफ, उस कुटीर में भयानक आग लग गई है। हाँ मणिमाला, जल्दी चलो, जाकर देखते हैं कि वो आग को किसी तरह बुझाया जा सकता है कि नहीं। रत्नकुमार और मणिमाला कुटीर के सामने जाके देखा कि एक बूढ़े आदमी बहुत रो रहा है। ये कैसे हो गया? ये कुटीर क्या आपका है? कुटीर में आग कैसे लगी? कौन हो तुम लोग? इस नगरी में तो पहले कभी नहीं देखा। मेरे पहचान, इस उदक नगरी का राजपुरोहित हूँ। इस नगरी के प्रवेश द्वार पर जो खड़ी है, वही हमें इस नगरी को बचाने के लिए यहाँ भेजा है। अच्छा, अब मैं समझा। अगर ऐसा है तो तुम्हें सब कुछ बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। आज से 7 साल पहले ये नगरी बहुत ही समृद्धशाली थी, लेकिन जिस दिन पद्म कुमारी यानी राजकुमारी का जन्म हुआ, पंडित जी मैं और धैर्य नहीं रख पा रहा हूँ कि आपकी गणना पूरी हुई। महाराज, बस कुछ ही समय में आपका संतान इस दुनिया में आने वाला है।
लेकिन मेरी गणना के अनुसार जन्म लेने के साथ साथ इस नगरी पर एक काले साया का नजर पड़ेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं राजपुरोहित? इतने सालों बाद मैं अब पिता बनने वाला हूँ और आप? हाँ महाराज, जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। मेरी गणना कभी गलत नहीं होती। तभी एक दासी नवजात कन्या को लेकर महाराज के सामने आती है। महाराज, महाराज देखिए, ये क्या अनर्थ हो गई। हमारी महारानी ये अनोखी संतान की जन्म दी है। ये देख हम सभी हैरान हैं। दिखा जाता है दासी के हाथ में जो संतान है उसका आधा हिस्सा मनुष्यों की तरह और आधा हिस्सा मछली की पूंछ जैसा। ये क्या हो गया? मेरा है ऐसा संतान, अब मैं क्या करूंगा पुरोहित? ये संतान आम संतान नहीं है। दासी, उसे मुझे दो। अब तुम यहाँ से जाओ। दासी उस संतान को राजपुरोहित की गोद में दे देती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। महाराज, कुछ अनर्थ होने वाला है, इसका भविष्यवाणी तो मैंने की थी, लेकिन महारानी के गर्भ से ऐसी संतान का जन्म होगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। महाराज, इसे त्याग करने में ही भलाई है। नहीं, कभी नहीं। मेरा संतान उदक नगरी की राजकुमारी है। मेरे महल के पीछे मैं अपनी कन्या पद्म कुमारी को छुपा के रखूंगा और ये बात पूरी तरह से गुप्त रहनी चाहिए। इस महल के बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और इसका जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ राजपुरोहित। इसके बाद धीरे धीरे कमल कुमारी राजा की कमल की तालाब में बड़ी होने लगती है और इस तरह सालों बीत जाता है। पिताजी, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ बेटी कोमल, मैं जानता हूँ कि तुम मेरा इंतजार करती हो, लेकिन छिपकर यहाँ आना पड़ता है, इसलिए थोड़ी देर हो जाती है। पिताजी, आज राज्य का हालचाल क्या है और राजकन्या सब ठीक ठाक से चल रहा है ना? हाँ बेटी, तुम्हारे जन्म के बाद से ये राज्य और भी समृद्धशाली बन गया, फिर भी मेरा दुख खत्म नहीं होता। तुम इस राज्य के लिए इतनी चिंता करती हो, फिर भी तुम्हारे असली परिचय किसी को बता नहीं सकता। अच्छा पिताजी, माँ को क्या अब भी मेरे बारे में कुछ पता नहीं है? मुझे उनकी बहुत याद आती है। तुम्हें तो सब कुछ पता ही है बेटी, तुम अब बड़ी हो गई हो, फिर भी तुम कभी कभी ऐसे सवाल करती हो जिनका उत्तर मैं नहीं दे पाता। बेटी पद्म कुमारी, आप मुझे जाना होगा, तुम आराम करो। महाराज उस दिन मेरे कोई बात नहीं मानी। उन्होंने पद्म कुमारी को महल के पीछे एक तालाब में छुपा के रखा। फिर ऐसे ही दिन बीतता रहा। जिस दिन पद्म कुमारी की उम्र 7 साल हुई, उस दिन सुबह अचानक राजा विप्रकांत, राजा विप्रकांत, अभी तू मेरे सामने आ। कौन हो तुम? ऐसे चिल्ला क्यों रही हो और तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तंत्र साधिका नरकी हूँ। राज रानी की गर्भ से जो अनोखी संतान की जन्म हुई है उसे मुझे दे दे, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सब क्या बकवास है? मेरी संतान अनोखी मतलब? वो पूरी तरह से हमारे जैसा ही है और मैं अपनी संतान को तुम्हें क्यों दूं? चली जाओ, यहाँ से तुम चली जाओ। उसे तुरंत मेरे हाथों में सौंप दे। बता, उसे कहाँ छुपा के रखा है, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में आकर मुझे धमकाने की? सिपाहियों, इस तंत्र साधिका को महल से अभी बाहर निकाल दो। उस दिन सिपाहियों ने उस तंत्र साधिका को महल से निकाल दिया था। फिर वो तंत्र साधिका गुस्से में उसकी गुफा में लौट जाती है। वो गुफा के अंदर आग जला के साधना करने लगी। फिर उस यज्ञ की अग्नि में आहुति देते ही आग से जन्म हुआ विशालाकार भयंकर अग्निकुंभ ड्रैगन का। वो राजा मुझे अपमान करके राजमहल से जबरदस्ती मुझे बाहर निकल दिया। उसका बदला मैं जरूर लूंगी। अग्निकुंभ, तू जा
और उस अहंकारी राजा के सब कुछ जला के राख कर दे। फिर राजा की उस अनोखी कन्या को उठा के ला। जानकी, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ये कहकर अग्निकुंभ ड्रैगन गुफा से निकलकर उड़ते हुए राजमहल के पास पहुंचने के बाद वो अपनी मुंह से आग निकलकर महल को जलाने लगता है और देखते ही देखते पूरे महल में आग फैल जाती है। इस आग की वजह से राजा की मृत्यु हो जाती है और ऐसी भयानक आग को देखकर कमल कुमारी चीख उठती है। आग आग कैसे लग गई? पूरा महल तो जल रही है। नहीं नहीं नहीं, पिताजी, माताजी। कमल कुमारी की चीख सुनकर अग्निकुंभ ड्रैगन की नजर उस तालाब पर पड़ती है। मुझे मिल गया, ये लड़की जरूर राजा की वो अनोखी बेटी है। नरकी, यही लड़की को बंदी बना के ले जाने को कहा। तुरंत ही अग्निकुंभ ड्रैगन कमल कुमारी को पैर से उठाए गुफा में ले जाता है। ये लो नरकी, राजा की वो अनोखी बेटी। राजा ने इसे कमल की तालाब में छुपा कर रखा था, लेकिन फिर भी मेरे नजरों से नहीं बचा पाए। वो मिल गया, उसे ढूंढ लिया। अब राजा क्या करेगा? कैसे बचाएगा अपनी बेटी को? आज से ये लड़की मेरी साधना का उपचारी बनेगी। राजा तो अब इसे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मैं राजा को मार डाला। तू तो बहुत अच्छा काम किया अग्निकुंभ। जाकर उसे गुफा के सामने उस जलाशय में छोड़ दे। तब से बद्ध कुमारी उस तंत्र साधिका के कब्जे में है और अग्निकुंभ ड्रैगन इस उदक नगरी में आतंक मचा के रखा है। हर दिन वो किसी न किसी का घर जला रहा है। समझी, लेकिन रानी माँ, उनका क्या हुआ? क्या उन्हें कमल कुमारी के बारे में पता चला था? हाँ, रानी माँ को उसकी बेटी के बारे में पता चल गया था, इसीलिए ही तो वो आज। इसके बाद राज पुरोहित मणिमाला, जलपरी और रत्न कुमार को रानी माँ के रहस्य के बारे में बताने लगते हैं। कैसे रानी माँ का पिशाचिनी जैसी दशा हुई और क्यों वो आज भी उस गुफा के दरवाजे पर पहरा दे रही है, यही उन्हें बताने लगे। आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए सर्वश्रेष्ठ कमेंट्स और करें और स्क्रीन के ऊपर आए इस वीडियो को क्लिक करके अगला वीडियो जरूर देखिए। अपना नाम अगले वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए। सोच क्या रहे हो, जल्दी क्लिक करके वीडियो को देखिए।